नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जहां हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यू के बाद जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा ये दिन है ये डे 3 है। इससे पहले हम लोगों ने डे 1 और डे 2 में कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हमारा डे 3 है। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 50 तक कल के क्वेश्चन में हमने कर लिया था। आज हम इसके बाद 51 से अपने सवालों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले दिखाते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा पहला सवाल है। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये जिस समय आया था ये बड़ा विवादित सवाल था। विवादित होने के पीछे कारण ये था कि ये इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। ड्रॉप इसलिए किया गया था क्योंकि इसके दो अलग अलग जवाब बेसिकली बन रहे हैं। इसका ऑप्शन जो माना गया था वो सेफ्रॉन मिशन को माना गया था कि जो सेफ्रॉन मिशन है वो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पूछा है नॉट इंक्लूडेड। जबकि साथियों आप जब नेट पे पढ़ने जाएंगे तो इस सेफ्रॉन मिशन के बारे में आपको पता चलेगा कि 2010 में इसको लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी इरिगेशन, सॉइल फर्टिलिटी इरिगेशन इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ये मिशन भी जो है आप इरिगेशन देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही आता है। नेट पे इसका एक्सप्लेनेशन यही दिया गया था। इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया और ये क्वेश्चन फाइनली क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो ये एक हमारा सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इट वाज लॉन्च इन 2008 कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया। और दूसरा ऑप्शन है कि इसके 8 वर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी यहां से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। कि सवाल में बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ मैंने एनएपीसीसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली बात ये आया कब है, ये आया 2008 में है और हमारे सवाल में भी बताया जा रहा है कि ये 2008 में आया है। तो ऑप्शन तुम्हारा पहला सही था। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें 8 वर्टिकल्स हैं, 8 टोटल मिशन लिए गए हैं। इस मिशन से अब सवाल बनने स्टार्ट हुए हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि सोलर एनर्जी, वाटर, ये सारे जो हैं इसको इसमें इंक्लूड किया गया है 8 वर्टिकल्स। ठीक है, अब इन 8 वर्टिकल्स के नाम क्या क्या हैं यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल सोलर मिशन जो है। ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया हमारा। तो ये यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, भूलना ना पड़े इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा NAPCC के 8 वर्टिकल्स के बारे में, तो आप इस ट्रिक को अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप बहुत बड़ी आसानी से सवाल को बना ले जाएंगे। जैसे एस, एस पर क्या है, सोलर मिशन। ई फॉर क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी। एच फॉर क्या है, सस्टेनेबल हैबिटेट। डब्ल्यू फॉर क्या है, वाटर मिशन। ठीक है, ए फॉर क्या है, एग्रीकल्चर। जी फॉर ग्रीन इंडिया। एच फॉर हिमालयन इकोसिस्टम। और के फॉर जो है नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारे 8 इसको लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 वर्टिकल है। तो आप इस ट्रिक के सहारे इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो ये सवाल की तरफ हम अपने चलते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा था। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो कह रहा है कि 2008 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन ये हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 8 वर्टिकल्स है, हमने 8 वर्टिकल्स को देख लिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक ठीक जवाब है। ठीक है, ये आसानी से आप कर ले जाएंगे। अगला सवाल जो है ये नाबार्ड से आया है। आप सभी को बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नाबार्ड से बना है। आइए इस सवाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नाबार्ड से ये हमारा टॉपिक बना है, ये किसके रिकमेंडेशन पे आया है ये पूछा गया है बेसिकली। तो नाबार्ड जो है वो आया है शिवरमन के रिकमेंडेशन, किसके, शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है। ये कमेटी जो है ये कब बनाया गया था, ये 1979 में ये कमेटी जो है अपॉइंट की गई। इसकी स्थापना कब की गई नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई वो किया गया 12 जुलाई, डायरेक्ट डेट से भी क्वेश्चन बने इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, 12 जुलाई 1982 को 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। मुंबई में कहा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये बेसिकली आरबीआई के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो नाबार्ड से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को क्या करना, एक उस बेसिकली उसको ये लीड करता है कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को लेकर के फाइनेंस की लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो नाबार्ड से क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following is the cause of disequilibrium between warranted rate of growth and actual rate of growth? ये हेरोड मॉडल से क्वेश्चन बना है। हेरोड मॉडल जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि बेसिकली ये जो डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है वो कब आती है, जब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसके बीच में डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है, तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम जो है वो पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये ठीक ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन बनता है विशेष साइकिल से। ठीक है, मैं ठीक है इधर आपसे बात कर लेते। देखिए विशेष साइकिल से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक साइकिल तो पूछा जाता है आपसे डिमांड साइड से, जैसा कि अभी क्वेश्चन बना है, डिमांड साइड से पूछा जाता है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है सप्लाई साइड से विशेष साइकिल, सप्लाई साइड से पूछा जाता है। ठीक है, दिया किसके द्वारा दिया है, ये नेक्स्ट ने दिया है विशेष साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो दोनों तरफ का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो आइए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहां मैंने दोनों तरफ का लगा दिया है, एक सप्लाई साइड और डिमांड साइड। तो डिमांड साइड की तरफ कैसे होता है, लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है, हमारी इनकम कम होती है, इनकम हमारी कम होती है तो हम डिमांड कम कर पाते हैं, डिमांड कम होता है तो लो इन्वेस्टमेंट होता है, और लो इन्वेस्टमेंट होता है तो कैपिटल डिफिशियंसी होती है, और फिर लो प्रोडक्शन होता है। ये इस तरीके से काम करता है। सप्लाई साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, बस एक स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लो इनकम के बाद लो डिमांड आता है, और यहाँ लो इनकम के बाद क्या आता है, लो सेविंग आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए लो डिमांड, लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डिफिशियंसी और लो प्रोडक्टिविटी, ये बेसिकली हमारा चक्र चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख रहे होंगे इन सवालों को बना करके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सा स्कीम इसमें से नहीं है। तो एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बेटी को पढ़ाने का बात किया जा रहा है, यानी इससे वुमेन का अपलिफ्टमेंट होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में आपको पता होगा कि कुछ हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं गर्ल्स के नाम पे। ठीक है, वो बेसिकली इस पे सरकार बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। जब लड़की 21 साल की हो जाती है तब शादी के टाइम आप उसको निकलवा सकते हैं, या बिटिया के एजुकेशन के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार इस पे इंटरेस्ट अच्छा खासा देती है। ये भी लड़कियों के पढ़ने के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया। जेंडर बेस्टिंग आपको पता होगा, ये भी वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए है। उजाला स्कीम जो है, ये उजाला स्कीम जो है ये एलईडी के यूज को लेकर के है। ठीक है, तो एलईडी का यूज जो है वो वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का डी जो होगा वो एकदम सही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सवाल है। अगला है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज द हेडोनिक प्राइस मेथड फॉर वैल्यूइंग इन्वायरमेंटल एसेट। तो देखिए, मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं। जब भी आपको हेडोनिक प्राइस दिखे, किसी भी क्वेश्चन में आपको हेडोनिक प्राइस दिखे, तो आपको बस ऑप्शन में हाउसिंग प्राइस की तरफ जाना है। हाउसिंग प्राइस की तरफ जाना है। अगर ये हाउस की प्राइस आपको दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो हेडोनिक प्राइस मेथड की बात कर रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मान लेते हैं दो घर है, एक ए का घर है, एक लोकेशन है बी का घर। अभी इस लोकेशन के पास क्या है कि स्कूल नहीं है अच्छे, रोड अच्छी नहीं है, ठीक है, पार्क कोई नहीं है। तो इस घर की कीमत क्या होगी, ये घर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इस घर की कीमत क्या होगी, कम होगी। जबकि दूसरी तरफ जो है उस घर के पास अच्छे रोड हैं, पार्क बना हुआ है, मेट्रो भी है। तो इसके लोकेशन पे जो लोकेशन होगा वहां पे घर का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बता रहा है कि इन्वायरमेंट की वजह से भी हाउस की प्राइसिंग जो है वो डिटरमाइन होती है। ये मेथड जो होता है इसको हम हेडोनिक प्राइस मेथड कहते हैं। तो इस ऑप्शन में कहीं अगर आपको हाउस दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में हमें हाउस दिख रहा है या आप देख रहे हैं, तो जहां हाउस प्राइस आप दिख जाए, आप ऑप्शन आंख बंद करके मार के चले आएंगे, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फर्टिलिटी एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब देने का सब प्रयास करेंगे। तो पहला है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से। दूसरा है बराबर होता है। तीसरा नहीं, टोटल फर्टिलिटी ज्यादा होती है। और एक है आधा है। तो ये सवाल जो है बहुत रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा वो तुरंत इस सवाल को पकड़ लिए होंगे। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना है, वो 1.9 है। जबकि जो क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, ये जी है, ग्रास रिप्रोडक्शन रेट है वो कितना है, वो 0.9 है। ये मैं 2023 का डेटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ग्रेटर देन होता है जीआरआर से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप बनाएंगे। अगला है, इन द लॉन्ग रन पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व वुड एपेटली रिप्रेजेंट द टाइम पाथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल कर्व हमारा इसका ऑप्शन है नहीं। हाइपरबोलिक कर्व इस तरीके से भाई कहाँ का क्या नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ये भी नहीं है। ये इसका जो सही ऑप्शन है वो लॉजिस्टिक कर्व है। लॉजिस्टिक कर्व आपने पढ़ा होगा, ये उल्टा है, ऐसे एस टाइप का होता है, जो पॉपुलेशन के डेवलपिंग नेशन में किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, उस पैटर्न को दिखाता है। तो ये पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न को दिखाता है। ठीक है, पॉपुलेशन की और भी जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि मार्क्स का क्या है, ब्लेकर का क्या है। ठीक है, वो सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न को दिखाता है। तो लॉजिस्टिक कर्व क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट्रेड इन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रही है कि इसमें से पॉपुलेशन पिरामिड किसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉपुलेशन पिरामिड दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, यहाँ मैंने इंडिया और चाइना का कंपैरिजन दिखाया है पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू। तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या दिखा रहा है। तो एक आप नोटिस करेंगे यहाँ एज ग्रुप दिखा रहा है। ठीक है, तो एक तो एज दिखाता है, दूसरा आप मेल और फीमेल देख रहे हैं, यानी सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड दो चीज के बारे में बात करता है। एज आप देख रहे हैं 0 से 4, 10 से 14, 15 से 19, इस तरीके का एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिया और चाइना का कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इंडिया में यंग एज काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि 54 से लगा करके ये जो हमारा पीक है कि 15 साल के ऊपर से लगा करके ये संख्या जो है यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है।
यहाँ क्या है, चाइना के पास पॉपुलेशन कम है इंडिया के कंपैरिजन में। वहां क्या है कि 50 साल के ऊपर वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है उनकी संख्या ज्यादा है, ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में लेबर फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ये भी सवाल आप आसानी से बना लिए होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पॉपुलेशन पिरामिड में। एक तो एज होता है हमने देखा, और दूसरा सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कि जीडीपी का, एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन आपको विजुअल हो जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। सवाल क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिलेटिव फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है हमारा, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट, तो हमें नॉट नॉट करेक्ट वाला देखना है। दूसरा है कि स्टेगनेट और स्लो राइज इन यील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी, ये भी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है एजुकेटेड रूरल यूथ आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन, ये गलत जवाब है। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में नहीं बढ़ रहा है कि रूरल यूथ जो है वो एग्रीकल्चर को एज अ ऑप्शन ऑक्यूपेशन यूज नहीं कर रहे हैं। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम गलत जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। अब देखिए इसमें बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट होने के बारे में बात किया गया है संविधान के आर्टिकल 275 में, और ग्रांट एड के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 280 में। अब थोड़ा आप ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगर फाइनेंस कमीशन की बात की जाए, ठीक है, अगर फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र किया गया है वो संविधान के किस आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है। ठीक है, जबकि ग्रांट इन एड का किस में जिक्र किया गया है, ग्रांट इन एड का किस में जिक्र किया गया है, ग्रांट इन एड का जो जिक्र किया गया है वो 275 में किया गया है। तो वहां पे क्या किया है, स्टेटमेंट आर्टिकल को पलट दिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 15th और 16th कमीशन में क्या अंतर है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बनेगा यहां से क्वेश्चन किस तरीके से हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो फाइनेंस कमीशन में देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत है इसका, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेदर ए नॉर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे से है, तो ये हमारे काम का नहीं। ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत पुराने डेटा पे सवाल पूछा है। अगला सवाल जो है वो आसान सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सवाल क्या क्या देके रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपली अनदर टर्म फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहली बात तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ही टर्म नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है कि ग्लोबल वार्मिंग की जैन इंटायरली नेचुरल फिनोमिना, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मींस मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर, ये भी गलत है। तो क्या इसका सही जवाब होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारा एवरेज अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस टर्म को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 64 का डी जो है वो एकदम ठीक ठीक जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि टारगेट किया गया था 2022-23 में, ये ठीक है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए 2022 और 23 तक उनके इनकम को डबल करने की बात कही गई थी, रियल इनकम को डबल करने की बात कही गई थी, ये भी बात सही है। इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन अलोन इज टू बी डबल, नहीं ये ऑप्शन गलत है, सिर्फ कल्टीवेशन के इनकम को डबल करने की बात नहीं की गई थी, किसानों के
अदर जो व्यवसाय हैं उसको लेकर के भी बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, हाँ डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी ठीक ठीक जवाब। 2017 के डेटा से ये सवाल है, ये भी हमारे काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2025 के, ठीक है, बजट में जाकर के देखिएगा कि एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, उसका परसेंटेज देख के जाइएगा। ठीक है, बजट में देखिएगा कि हमारे हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट कितना है हमारे जीडीपी का। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जापान और ऐसे कई सारे देश हैं जिनका फिजिकल डेफिसिट रेशियो ज्यादा होने की वजह से वहां की सरकारें गिर गई हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल बने। ठीक है, करंट अफेयर का एक सवाल बन सकता है। अगला सवाल है कि एज पर सेंसस 2011 रैंक ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री अर्बनाइजेशन। ये बेसिकली, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2011 के सेंसस के लिए, मतलब इस सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, कहाँ कम अर्बनाइजेशन हुआ है। ठीक है, लिटरेसी रेट भी आपको देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा किसी दिन क्लास में, एक क्लास में ले लूंगा उस पर भी। ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन सही क्या है, सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो गोवा में हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा गोवा में हुआ है। गोवा के बाद जो हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के बाद जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो पंजाब में हुआ। वैसे भी पंजाब ऑप्शन में था तो हमको ये पता था कि पंजाब सबसे लास्ट में होगा, तो आप डी से भी इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको हिंट पता है तो इन सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, ये भी 2016-17 का सवाल है, ये हमारे काम का नहीं है तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो ट्विन बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ट्विन ट्विन बैलेंस शीट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट से ये सवाल पूछा गया है। ट्विन बैलेंस शीट से क्वेश्चन, ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट में यहाँ बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, यहाँ मैं डबल ई लगा देता हूँ। ट्विन बैलेंस शीट हम उस कंडीशन को कहते हैं जहां हमारा जो कारपोरेट सेक्टर है, जो कारपोरेट सेक्टर है ये डेप्ट में चला जाता है। ठीक है, इसकी स्थिति खराब हो जाती है। दूसरा जो हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये दोनों जब एक साथ डेप्ट में चले जाते हैं, एक साथ इनकी लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये दोनों नुकसान में चले जाते हैं, उस सिचुएशन को हम ट्विन बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे जाता है ये आपको पता होगा कि जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए किसी फर्म किसी बैंक का बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो मॉनेटरी कंडीशन है वो गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए एक तो यहाँ कॉर्पोरेट डेप्ट जो है ये इसका ठीक जवाब होगा, और दूसरा है कि एनपीए जब किसी बैंक का बढ़ने लगता है, यानी ए और बी इसका ठीक जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका ठीक ठीक जवाब हो जाएगा। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ये दिखने से ये आसान लग रहा है कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया है, तो ये सबको पता है ये सर्विस सेक्टर में आया है, तो इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ एक बात मैं और आपसे बोलूंगा कि ये जरूर देखना कि एफडीआई कितने परसेंट तक अलाउ किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। 2024 का जो पेपर आया था जून वाला पेपर, उस पेपर में इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउ किया गया है ये क्वेश्चन बना था, तो आप देख लीजिएगा कि किस सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई अलाउ किया गया है, वो एक अच्छा सवाल है आपके लिए। अगला पब्लिक फाइनेंस से सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 की, कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं जो राइवल होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ये सही है, इसका एग्जाम्पल है कि जो आपके गांव के पास तालाब, तालाब में, ये तालाब है, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। ठीक है, अब इस मछली को पकड़ने से कोई किसी को मना नहीं कर सकता, यानी ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मछली पकड़ रहा है, इधर व्यक्ति मछली पकड़ रहा है, तो धीरे धीरे मछलियां वो पकड़ता रहेगा, तो यहाँ मछली की जो संख्या है वो कम होती चली जाएंगी, यानी दूसरा कोई आएगा तो वो उतनी संख्या वहां नहीं रह जाएगी। यानी ये मछली की पकड़ना क्या है, ये राइवल है। तो ये कॉमन रिसोर्स जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, राइवल होता है, बट नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है, पब्लिक गुड क्या होता है, नॉन राइवल भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है। ये डिफेंस, नेशनल डिफेंस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, यानी बोथ ए एंड बी एकदम सही जवाब है इसका। ठीक है,
अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल को ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शो द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, इफ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बर्डन द टैक्स ऑन द बायर, बायर पे कितना टैक्स होगा। ठीक है, ये पहले हमारा सप्लाई कर, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व। यहाँ यहाँ हमारा प्राइस डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर टैक्स पर यूनिट टैक्स चार्ज होता है तो हमारी सप्लाई जो है वो इस साइड बढ़ जा रही है, यहाँ पहुंच जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बायर कितना टैक्स बियर करेगा, कितना बायर पे बर्डन जाएगा। तो बर्डन कितना जाएगा, ये जो इतना प्राइस बढ़ गया है ये पूरा बायर को देना पड़ेगा। यानी आप देख रहे हैं कि आर से लगा करके क्यू तक, आर क्यू ऑप्शन है, डी क्या होगा इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ऐसे सवालों को करने का एक उपाय बताता हूं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टैक्स बर्डन को लेकर के कि टैक्स कौन भरेगा। ठीक है, एक तरफ बायर कर देता हूं, एक तरफ बायर है हमारे और एक तरफ सेलर है। ठीक है, अब इसमें पूरा गेम क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी का होगा। अगर कर्व जो है वो इलास्टिक है, मैं डिमांड कर देता हूं एक तरफ और एक तरफ सप्लाई कर देता हूं। बस ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, आपसे कभी यहां से सवाल गलत नहीं होंगे। देखिए, अगर डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक है, डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है। तो बर्डन किस पे जाएगा, तब बर्डन जाएगा सेलर पे, सेलर पे तब ये बर्डन जाएगा अगर डिमांड कर्व जो है इलास्टिक है। अगर सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो है, ठीक है, अगर सप्लाई कर्व जो है ये इलास्टिक है या परफेक्ट इलास्टिक है, या परफेक्ट इलास्टिक है, ठीक है, तो जो पूरा बर्डन होगा वो किस पे जाएगा, बायर पे जाएगा, बायर पे ये बर्डन जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, इलास्टिक और इन इलास्टिक का बस कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज पेयर करेक्टली नॉट मैच। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें अच्छे से नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बेसिकली कौन इसको पब्लिश करता है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी ही करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि इजी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कौन करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। करेक्टली नॉट मैच पूछा है। ठीक है, इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही किया जाता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो हमारा सही जवाब जो करेक्टली नहीं मैच है वो कौन सा ऑप्शन है, डी हमारा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड एंड, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, वेल्थंगर, वेल्थंगर लाइफ। ये एक संस्था है जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को क्या करता है, पब्लिश करता है। तो इसको डबल स्टार में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल लगातार पेपरों में बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, जो कि एनटीए का इस समय फेवरेट पैटर्न बन गया है क्रोनोलॉजी वाले सवाल पूछने का। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, बैंकों के नेशनलाइजेशन से पूछा गया है, नरसिम्हन कमेटी से पूछा गया है, फेमा से पूछा गया है और स्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक से पूछा गया है। तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। तो ये जो 14 बैंक थे
कब? 19 जुलाई 1969 में 1969 में जिन बैंकों का डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा का था, उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया और कुल 14 बैंक थे जिसको नेशनलाइज किया गया। बाद में 1980 में सेकेंड फेज हुआ, ये फर्स्ट फेज था हमारा, ये फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज हुआ नेशनलाइजेशन का, जब हमारे 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनकी डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। तो पहला वाला जो इसके आगे मैं लिख देता हूं 1969 में, ठीक है। दूसरा है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी जो है एक तो 1992 के बाद आई है और दूसरा 1997 के बाद आई है। 2 बार नरसिम्हन कमेटी आई। यहाँ फर्स्ट कमेटी की बात की जा रही है, तो यानी 1992 जो है वो इसका सही जवाब है। अब यहाँ फेमा, देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो फेरा होता है, एक फेमा होता है। जो फेरा होता है, ध्यान रखिए, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन एक्ट कहा जाता है, ये 1973 में आया है, ठीक है। जबकि जो फेमा है, इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है, ये 1999 में आया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिएगा। अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बेसिकली बोला जाता है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आया था। ये कब आया है? ये 1982 में आया। अब इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, तो क्रोनोलॉजी में अगर हम अरेंज करेंगे तो एक तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा जो सबसे पहले आया है। ए के बाद दूसरा ऑप्शन हमारा कौन है? डी है, डी बनेगा। डी के बाद बी है और बी के बाद कौन सा है? सी है। एडीबीसी, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड देयर अपीयर्स टू बी डेमोग्राफिक ड्यूअलिज्म। अच्छा, डेमोग्राफिक ड्यूअलिज्म जो है इसका टोटल फर्टिलिटी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने कई बार पीवाईक्यू किया है, तो इसलिए ये सवाल बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, सवाल देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, तो जो लगातार सवाल आपको रिपीट देखने को मिले उस सवाल को ही आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जाते समय आपको बेसिकली फायदा मिलेगा, ठीक है। जब आप पेपर जाने से पहले उस नोट्स को देख के जाएंगे तो उसको फायदा मिलेगा। अगला सोलो मॉडल से सवाल है। सोलो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जहां से भर भर के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। सवाल है इन सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंज। हाँ, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो जो हमारा के बाई एल है ये चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम होने के बाद, ठीक है। अगला है सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज पॉसिबल। बिल्कुल, कैपिटल और लेबर के बीच में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यही तो हेरोड से इनका जंक्शन जो है वो अलग था। तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही जवाब है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 77 पल्मा रेशियो। तो पल्मा रेशियो आपको पता होगा कि ये इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करता है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि और कई सारे अलग अलग क्या नाम है लोगों ने मेजर किया। एक तो ग्राफिकल मेथड आया था, आपने लॉरेंस कर्व के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने गिनी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा होगा, गिनी कोफिशिएंट बहुत फेमस है। आपने हील इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पाल्मा रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, तो पाल्मा रेशियो जो है मैं यही लिख देता हूं। पाल्मा रेशियो बेसिकली क्या रेशियो बताता है? 10% ऑफ रिच एंड 40% ऑफ पुअर, ठीक है। बॉटम के 40% पुअर, टॉप के 10% रिच का जो रेशियो है, इसके बेसिस पे इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का काम किया जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बढ़िया जवाब है, ठीक है। 78 क्या कह रहा है? कैपिटल गेन मीन्स, कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है? एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। हाँ बिल्कुल, जब हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम बढ़िया जवाब। 79 क्या है? मार्केट फेलियर कैन ऑकर विकास। मार्केट फेलियर कब हो सकता है? तो जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये भी इसका कारण है और एक्सटर्नलिटी भी इसका कारण है। तो बोथ ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा 79। ये आसान सवाल है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, ये अरेंज द फॉलोइंग बुक इन द क्रोनोलॉजी। अच्छा, बुक के नाम दिए गए हैं और इसको आपको अरेंज करना है। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। किन किन किताबों के नाम दिए गए हैं? एक तो द एफिएंट सोसाइटी का नाम दिया गया है, एशियन ड्रामा का नाम दिया गया है, ठीक है। और किन किताबों का नाम दिया गया है? जनरल थ्योरी, ये वाली ये तो सबको पता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है,
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला ऑप्शन तो आप सभी का क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जो पता है उसको सबसे पहले करते हैं। ये किताब कब आई है? ये किताब आई है 1936 में। किन्होंने इस किताब को लिखा है? इस किताब को लिखा गया है जे एम कीन्स के द्वारा। इस ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है ये जो दो द एफ्लुएंट सोसाइटी है, इसको किसने और कब लिखा है? इसको ध्यान रखिएगा, एफ्लुएंट सोसाइटी को 1958 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? आपने नाम सुना होगा किनका? जॉन, नाम सुना है? जॉन केनाथन का। आ, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन केनाथन ने इसको लिखा है। एशियन ड्रामा जो है ये 1968 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ये गुनार मित्तल के द्वारा लिखा गया। ये गुनार मिर्दल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसको तो इंडियन इकोनॉमिस्ट ने लिखा है। 1999 में ये किताब लिखी गई। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा ये किताब लिखी गई। अमर्त्य सेन के द्वारा ये किताब लिखी गई। अब इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है तो पहला ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के बाद बी हो जाएगा और बी के बाद डी हो जाएगा। तो सी, ए, बी, डी, ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। ठीक है, अगला सवाल जो दिया गया है वो एक डिमांड फंक्शन दिया गया है और प्राइस दिया गया है। ठीक है, इस सवाल को करके आज के इस क्लास को हम खत्म करेंगे। कल इसके आगे के क्वेश्चन में आपको करा। ठीक है, सवाल क्या क्या दिया गया है? ठीक है, सवाल देख लेते हैं। सवाल एक तो डिमांड फंक्शन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है भाई? डिमांड फंक्शन डी दिया गया है 10 - 2p। ठीक है, 10 - 2p दिया है। ठीक है, p कितना दिया है? 2 दिया है। p दिया है 2। ठीक है, क्या करना है? हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2p इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 - डी हो जाएगा। डी या क्यू आप जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं डी को क्यू लिख देता हूं क्योंकि उसी तरीके से मैं करता हूं तो मैं कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, 2p हो गया। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा। नीचे 2 2 दोनों उसको हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। कंज्यूमर सरप्लस में हम क्या करेंगे? पहले इसको p जो हमारा है डिमांड फंक्शन को रखेंगे। ठीक है, ये हमारा डिमांड फंक्शन हो गया। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पी इंटू क्यू करेंगे। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। 5 माइनस क्यू बाई 2 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इधर पहले हम क्या करेंगे? क्यू की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 - 2p। तो Q इज इक्वल टू 10 माइनस ये 2 की वैल्यू इसकी जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 - 4। Q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6 के टर्म में। माइनस P इंटू क्यू करेंगे। P हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, हाँ, P हमारा कितना है? आई थिंक बस एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे P हमारा कितना था? P जो है हमारा वो 2 है। इंटू क्यू कितना है? क्यू की वैल्यू 6 है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5Q माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, -2 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अलग रखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं भी चाहता हूं। अब यहाँ हम क्यू की वैल्यू रख देंगे तो 5 इंटू 6 हो जाएगा ये, माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 6 2 जा 12, नीचे कितना है? 2 2 जा 4 है। तो 5 6 जा 30 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36/4।
-12, 4 9 जा 36, इसको इस साइड कर देता हूं, ये हमारा 30 माइनस 12 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9, 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21। 30 में से 21 जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या 9 ऑप्शन में दिया था या हमने कुछ गलत किया है? आइए 9 देखते हैं ऑप्शन में दिया गया था कि नहीं दिया गया। हाँ, 9 ऑप्शन में दिया गया है, यानी ये वाला हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डे 4 में हम इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी अर्था स्कॉलर को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम उस हिसाब से यहाँ कोर्सेस को लेके आ रहे हैं कि जो लोग दिसंबर का 10th देने जा रहे हैं, उनको यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।